देखिए, ये युद्ध एक अलग लेवल पर जा रहा है और जिस लेवल पर ये जा रहा है वहां पर वॉर रिटोरिक्स यानी बयानबाजी जो है वो एक सिर्फ मैसेजिंग है। उसके अलावा जो जमीन पर हो रहा है वो हम आपको फिल्टर डाउन करके अब बताने वाले हैं। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें अमेरिका और इजराइल के विनाशकारी हमलों के बीच जूनियर खमनेई का खूनी इंतकाम है। इस बार ईरान ने अमेरिका की उस नस पर वार कर दिया है जिसका दर्द डोनाल्ड ट्रंप को काफी लंबे समय तक होगा। ईरान ने दुनिया को सीधा संदेश दे दिया है कि अब लड़ाई सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। ध्यान से देखिएगा ये बात, अब लड़ाई सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, अब वार वहां होगा जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता। हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित अमेरिका और ब्रिटेन का सबसे सुरक्षित सैन्य अड्डा डियागो गार्सिया है। ये वही बेस है जहां से पिछली बार अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था पिछले साल, जहां तक पहुंचना ही किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन माना जाता है। अब उसी अड्डे को पहली बार निशाना बनाकर ईरान ने दुनिया के सामने अपनी असली ताकत का प्रदर्शन किया। डियागो गार्सिया पर ब्रिटेन का कंट्रोल है, यहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है। इसे ट्रंप का फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि वो उससे बस 4 कदम दूर है। ईरान ने इस बैलिस्टिक प्रहार के जरिए इस बार सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। डियागो गार्सिया सिर्फ एक बेस नहीं है, बल्कि ये अमेरिका का ग्लोबल मिलिट्री ताकत का प्रतीक है। यही वजह है कि ईरान के इस पर हमले से जहां यूएस हैरान है तो ब्रिटेन भी परेशान है। यानी ईरान ने अब सिर्फ चेतावनी नहीं दी है, उसने सीधी दहाड़ लगाई है और यह दहाड़ हिंद महासागर तक सुनाई दी है। समंदर के बीच हजारों किलोमीटर दूर जहां तक पहुंचना बड़े बड़े देशों के लिए सपना माना जाता है, उसी हाई सिक्योरिटी किले डियागो गार्सिया पर निशाना साधकर ईरान ने दुनिया के चेहरे से सुरक्षा का नकाब उतार दिया। पहले इस अटैक से जुड़ी बड़ी बातें जान लीजिए। ईरान ने पहली बार डियागो गार्सिया बेस पर हमला किया, अटेम्प्ट किया है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। ईरान ने हिंद महासागर में यूएस बेस को टारगेट किया। ईरान ने यूएस बेस पर 2 मिसाइलें दागी हैं। ईरान की दोनों मिसाइलें टारगेट पर नहीं पहुंच पाई। ईरान की एक मिसाइल उड़ान के दौरान खराब हो गई, ऐसा क्लेम किया जा रहा है, जबकि दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, यह भी क्लेम किया जा रहा है। ईरान ने मिसाइल ताकत से दुनिया को हैरान किया। भले ही मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया वो किसी धमाके से कम नहीं है। 1 मिनट जरा होल्ड करिए। अब आप इस युद्ध की शुरुआत ने ईरान में इधर उधर कई सारे मिसाइल फायर की थी। उसके बाद उन्होंने टारगेटेड अटैक किए थे। जो दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि डियागो गार्सिया पर मिसाइल इंटरसेप्ट या फेल हुई, ये अलग कहानी है, लेकिन ईरान पहले टेस्टिंग कर रहा था और अब शायद वो बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के हमले को इतना चौंकाने वाला क्यों कहा जा रहा है? डियागो गार्सिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और उसकी ईरान से दूरी इसकी सबसे बड़ी वजह है। यह हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित एक घोड़े की नाल के आकार का कोरल द्वीप है, हॉर्सशू। डियागो गार्सिया की असली ताकत उसकी लोकेशन है। यह पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के बीच में। यह कोई साधारण बेस नहीं है, बल्कि एक फुल पावर सैन्य हब है। इस बेस की कुछ बड़ी बातें जान लीजिए। डियागो गार्सिया को एशिया में अमेरिकी ताकत का सेंटर कहा जाता है। यह हिंद महासागर में है। इसकी भारत से दूरी 1800 किलोमीटर है। मॉरिशस से दूरी 2100 किलोमीटर है, जबकि ईरान से 4000 किलोमीटर है। यह होमो स्ट्रेट और मलाक्का स्ट्रेट के बीच में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल करीब 32 वर्ग किलोमीटर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां करीब 3000 अमेरिकी सैनिक हैं। यहां अमेरिकी बॉम्बर्स भी तैनात किए गए हैं। यहां अमेरिकी स्पेस फोर्स के रेडार हैं। इसके अलावा यहां सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम भी है। इसके साथ ही यहां 3 KC-135R एरिया रिफ्यूलिंग टैंकर भी हैं। 2 C-130 और HC-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और B-8A पोसाइडन और जासूसी एयरक्राफ्ट भी यहां पर मौजूद है। इस बेस को अमेरिकी ऑपरेशन का लॉन्च पैड कहा जाता है, क्योंकि डियागो गार्सिया से लंबी दूरी के बमवर्षक विमान उड़ान भर सकते हैं। बीच रास्ते में रिफ्यूल होकर सीधे टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अफगान वॉर के समय अमेरिका ने इसका खूब इस्तेमाल किया था और ईरान ने डियागो गार्सिया पर हमला कर डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि अगर तुम हमारे दरवाजे तक आ सकते हो तो हम तुम्हारे घर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आखिर ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर तक हमला कैसे किया? क्या ईरान अपनी मिसाइल शक्ति से पूरा यूरोप दहला सकता है? ट्रंप ने कुछ दिनों पहले क्यों कहा था कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो वाशिंगटन पहुंच सकते हैं? फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ दिनों पहले ही CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो उसकी मिसाइलें अमेरिका तक भी पहुंच सकती हैं। लेकिन इस बार ईरान ने अमेरिका तो नहीं बल्कि 4000 किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया में उसके बेस पर हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया।
ये हमला पूरी तरह से भले ही सफल ना रहा हो, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल शक्ति का जो प्रदर्शन किया उससे सभी हैरान हैं। आप भी ईरान की मिसाइल शक्ति के बारे में जान लीजिए। ईरान के पास है खुर्रम शहर मिसाइल, रेंज 3000 किलोमीटर। ऐसी 100 मिसाइलें उसके पास है। ईरान के पास सेजल मिसाइल है, रेंज 2500 किलोमीटर। ऐसी 150 मिसाइलें हैं। ईरान के पास 2000 किलोमीटर रेंज वाली 100 खैबर शिकन मिसाइल हैं, 1800 किलोमीटर रेंज वाली 200 गद्र मिसाइल, 1700 किलोमीटर रेंज वाली 100 इमाद मिसाइल हैं। ईरान के पास 150 फतह मिसाइल है जो 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ईरान के पास 1300 किलोमीटर रेंज वाली 300 शाहाब मिसाइल हैं। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। अरबी भाषा के आउटलेट अल हुरा ने अक्टूबर 2025 में ईरान की खतरनाक मिसाइलों पर एक खबर प्रकाशित की थी, जिसके अनुसार ईरान के पास 4000 से 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। यहाँ तक कि ईरान 10,000 किलोमीटर तक भी मिसाइल से हमला कर सकता है, जिस पर अभी परीक्षण चल रहा है। अल हुरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में इजराइल के हमले के बाद ईरान ने मिसाइलों की रेंज बढ़ाने पर तेजी से काम किया था। वैसे ईरान की अब तक घोषित मिसाइल रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि ईरान की डिएगो गार्सिया से दूरी 4000 किलोमीटर है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ईरान यूरोप तक हमला करने में सक्षम हो गया है? क्योंकि ईरान से लंदन की दूरी करीब 4400 किलोमीटर है, ईरान से पेरिस की दूरी करीब 4200 किलोमीटर है और ईरान से बर्लिन की दूरी करीब 3500 किलोमीटर है। कुछ दिन पहले यूएस नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार ने भी कहा था कि ईरान समेत कुछ देशों का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वैसे ये जरूर है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया तक हमला कर ये बता दिया है कि वो अब रुकने वाला नहीं है, और अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो अगला निशाना सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि यूरोप में अमेरिका के सहयोगी देश भी हो सकते हैं। डिएगो गार्सिया पर हुआ हमला सिर्फ अमेरिका के लिए चुनौती नहीं है बल्कि ब्रिटेन के लिए एक चेतावनी है। कल ही ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे के इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, जिसके बाद ईरान की तरफ से ब्रिटेन को धमकी दी गई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है, ब्रिटेन की जनता ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के खिलाफ है। ब्रिटेन के लोग इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते हैं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर जनता की भावनाओं को अनदेखा कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अरागची खुद ब्रिटेन में पढ़ाई कर चुके हैं। अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने देना गलत है। ऐसा करके ब्रिटेन अपने लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है, यानी एक लोडेड वार्निंग है। और ईरान अब आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा, यानी ईरान ने बता दिया है कि अगर कोई भी देश अमेरिका की मदद करेगा तो वो भी ईरान के टारगेट पर होगा। ईरान की मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रही हैं। तो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में उनका टारगेट पूरा हो चुका है, यानी इस हमले के पीछे उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया है। लेकिन सवाल है कि क्या सच में ऐसा हुआ है? जंग के 22वें दिन अचानक ऐसा क्या बदल गया जो पिछले 21 दिनों में नहीं हुआ? क्या वाकई अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ दी है या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ ब्लफ कर रहे हैं? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि अमेरिकी सेना इस वक्त ऑपरेशन को खत्म नहीं बल्कि अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रही है, यानी एयर स्ट्राइक से आगे अब ग्राउंड ऑपरेशन की बारी आ सकती है। तो जब पर्दे के पीछे एक बड़े मिशन की तैयारी चल रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति कहें कि उनका टारगेट पूरा हो चुका है, बात कुछ हजम नहीं होती, बल्कि सवाल पैदा होते हैं कि ये बयान सच है या फिर उसकी आड़ में बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश की बू डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान से आई। उन्होंने इस विषय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया, हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं और अब हम मध्य पूर्व में ईरान के आतंकी शासन के खिलाफ अपने बड़े सैन्य अभियान को धीरे धीरे समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। इसी पोस्ट में ट्रंप ने इस युद्ध के 5 उद्देश्य भी गिनवाए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये उद्देश्य किस हद तक पूरे हुए, लेकिन हम आपको बताते हैं कि 22 दिनों से चल रही इस जंग में ट्रंप ने क्या कुछ हासिल किया है। ट्रंप के मुताबिक इस पूरे अभियान का पहला और सबसे अहम उद्देश्य था ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह खत्म करना, यानी मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर और उससे जुड़ी हर तकनीक को इस हद तक तबाह कर देना कि ईरान दोबारा खड़ा ना हो सके। इसका रियलिटी चेक यह है कि ईरान की मिसाइल क्षमता को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन उसके बावजूद ईरानी सेना ने ज्यादा ताकत से हमला किया। दूसरा बड़ा लक्ष्य था ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को नष्ट करना। इसका मतलब है कि वो पूरी मशीनरी, फैक्ट्री और सप्लाई चेन को जो ईरान की सैन्य ताकत को खड़ा करती है, उन्हें जड़ से खत्म करना। अभी तक ट्रंप इस लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाए। ईरान की हथियार मशीनरी बखूबी अपना काम कर रही है।
तीसरा मकसद ईरान की नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह खत्म करना, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी शामिल है, यानी हवा और समुद्र दोनों मोर्चों पर ईरान को पूरी तरह कमजोर करना। ये ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी नौसेना है। अगर वो वाकई खत्म हो गई होती तो एक तरह से ईरान का सरेंडर हो चुका होता। ट्रंप का चौथा लक्ष्य ईरान को कभी भी परमाणु क्षमता हासिल ना करना देना। पिछले हफ्ते ही यह खबर आई कि पिकेक्स माउंटेन की गहराइयों में ईरान का परमाणु बम तैयार हो रहा है। ट्रंप ने पांचवा लक्ष्य गिनाया कि मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा उनका दायित्व है। दायित्व तो है, लेकिन उनका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। पश्चिम एशिया के जिन देशों में अमेरिका के बेस में, वो सभी ईरान के मिसाइल और ड्रोन की मार से आहत हैं। आहत तो ट्रंप भी हैं, भले ही वो स्वीकार ना करें। उन्हें पता है कि ईरान कमजोर तो हुआ है, लेकिन उसकी वार करने की क्षमता में कमी नहीं आई है। ट्रंप का टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। वो जानते हैं कि अभी ईरान के जखीरे में एक से बढ़कर एक घातक हथियार है। फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनके टारगेट उन्होंने हासिल कर लिया? दरअसल ट्रंप इस बयान के जरिए ईरान के साथ शायद ब्लफ कर रहे हैं, जैसे वो पहले बातचीत का ब्लफ कर रहे थे। वो चाहते हैं कि ईरान उनकी इस बात पर विश्वास कर ले कि अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट रहा है। अगर ईरान ने विश्वास कर लिया तो वो भी पलटवार बंद कर देगा और उसकी जो सेनाएं 24 घंटे अलर्ट मोड में है, वो थोड़ा आराम की मुद्रा में आ जाएंगी। बस इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं ट्रंप। जैसे ईरान ने ढील दी, वैसे ही वहां अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इस बात का इशारा वो 2 दिन पहले भी कर चुके हैं। भले ही आज वो टारगेट पूरा होने का दावा कर रहे हों, लेकिन आप उनका ये बयान सुनिए जब उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए अमेरिका सीज़फायर नहीं करेगा। इसका मतलब यही है कि अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। युद्ध जारी है और कब तक जारी रहने वाला है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में तेल के खेल में अमेरिका और ईरान दोनों ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट में टोल वसूली सिस्टम शुरू कर दिया है, यानी यहां से गुजरने वाले जहाज को टोल टैक्स चुकाना होगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी तेल से प्रतिबंध हटा लिया है। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो दुनिया में बढ़ रहे तेल संकट को रोकना चाहता है। पहले ईरान के टोल वसूली सिस्टम की बात करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से निकलने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूली शुरू हो गई है। होर्मुज़ में एक जहाज से निकलने के लिए करीब 20 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है। होर्मुज़ में ईरान ने सुरक्षित शिपिंग कॉरिडोर बनाया है। नई व्यवस्था में 9 जहाजों को सुरक्षित निकाला गया है। IRGC की निगरानी में रजिस्ट्रेशन और वेटिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। 3200 जहाज और 40,000 नाविक होर्मुज़ से निकलने के इंतजार में। सेफ शिपिंग कॉरिडोर के लिए कई देशों की ईरान से बातचीत है। इधर ईरान पैसा कमाने में लगा है तो अमेरिका ने ईरानी तेल से कुछ दिनों के लिए बैन हटा लिया है। अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगी पाबंदी को अस्थायी तौर पर हटाने की घोषणा की है। अमेरिका ने समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के लिए छूट दी है। इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों बैरल तेल की सप्लाई हो सकती है। इससे युद्ध की वजह से हुई शिपिंग और तेल उत्पादन में रुकावट की भरपाई हो सकती है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा जिन देशों को हो सकता है उनमें भारत भी शामिल है। वैसे ये दोनों फैसले ईरान को फायदा पहुंचाएंगे। एक तरफ तो टोल वसूल कर पैसा कमाएगा, दूसरी तरफ समुद्र में टैंकर में पड़े तेल को बेचकर पैसा कमाएगा। ईरान के मालामाल होने की खबर सुनकर ट्रंप इतने परेशान है कि अब उन्होंने ईरान की आर्थिक नस को दबाने का प्लान बना लिया है। आर्थिक नस का मतलब है खर्ग द्वीप। इस द्वीप को ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। ठीक 1 हफ्ते पहले अमेरिका ने इस द्वीप पर बड़ा अटैक किया था। उसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप खर्ग द्वीप को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और उसके लिए प्लान तैयार है। ईरान का ऑयल हब खतरे में है। जिस द्वीप से ईरान को 90% तेल मिलता है, उस पर कब्जे के लिए अमेरिकी सेना कूच करने वाली है। फारस की खाड़ी में स्थित यह द्वीप ईरान की जीवन रेखा है। यहाँ से निकलने वाले तेल की हर बूंद ईरान की जनता का पेट भरती है, उन्हें जिंदा रखती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने मकसद में कामयाब हो गए तो ईरान के दिल की ये धड़कन बंद हो सकती है। दरअसल एक्सियोस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक खर्ग द्वीप कब्जे के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो एक साथ 3 योजनाओं पर काम कर रहा है। सबसे पहले इस द्वीप पर कब्जे के लिए सैनिकों को भेजकर जमीनी जंग की तैयारियों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
अमेरिकी नौसेना खर्ग द्वीप की नाकेबंदी कर देगी और ईरानी टैंकरों को वहां से तेल नहीं लेने देगी। तीसरा काम, अमेरिकी सरकार ये कर रही है कि वो खर्ग द्वीप पर कब्जे से जुड़ी योजनाओं की वैधता पर पेंटागन के वकीलों से परामर्श कर रही है। कल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह की कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की किसी देश को सबसे कम फिक्र है तो वो अमेरिका ही है। खर्ग को लेकर अगर अमेरिका का ये प्लान सफल हो जाता है तो पूरे पश्चिम एशिया का समीकरण बदल जाएगा। पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि खर्ग पर कब्जे के लिए अमेरिका ने अपने यूएसएस त्रिपोली को रवाना कर दिया है। यूएसएस एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। इस शिप पर 2500 अमेरिकी मरीन्स के तैनात होने की खबर भी सामने आई थी। अब एक्सियोस की रिपोर्ट का दावा है कि इतने ही कमांडो की 2 और यूनिट उस तरफ बढ़ रही है। हालांकि पिछले हफ्ते जब ट्रंप से इस विषय में सवाल पूछा गया था तो वो नाराज हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप खर्ग द्वीप कब्जे का मंसूबा इस जंग के पहले दिन से पाले हुए हैं, क्योंकि अमेरिका किसी देश पर हमला करे और उसकी सबसे कमाऊ चीज पर नजर न डाले, ये हो ही नहीं सकता। ईरान का सबसे ज्यादा तेल इसी द्वीप से निकलता है और ट्रंप की नजर उस तेल पर है। इसलिए 13 मार्च को अमेरिका के खर्ग आइलैंड पर B-2 बॉम्बर से हमला किया। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए खर्ग द्वीप पर 907 किलो के बम बरसाए गए। मकसद था यहाँ से होने वाले ईरान को 90% कच्चे तेल के निर्यात को रोकना। अगर ये एक्सपोर्ट रुक गया तो ईरान की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। हालांकि ईरान भी आखिरी दम तक खर्ग को नहीं छोड़ेगा। 22 दिन की जंग में इतना तो साफ हो गया कि वो आसानी से अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। जितनी तेजी से अमेरिका खर्ग पर कब्जे का प्लान बना रहा है, उतनी ही रफ्तार से ईरान पर वहां का सुरक्षा घेरा मजबूत कर रहा है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन के मकसद से अमेरिका के किसी भी सैनिक ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो ये उसके लिए सुसाइड मिशन जैसा होगा। हालांकि ट्रंप को इस तरह की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस वक्त उनके लिए सुपर पावर वाली इमेज को बरकरार रखना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कभी वो कहते हैं कि जंग जीत गए हैं और अगले ही पल कहते हैं कि अभी काम बाकी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने नतांज पर हमले से इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, हमने नतांज को निशाना नहीं बनाया। इजरायली मीडिया ने कहा है नतांज पर हमला अमेरिका ने किया था। इजरायली मीडिया की तरफ से यह भी कहा जा रहा है अमेरिकी कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं, इजरायली मीडिया ने कहा है। अब यह बहुत बड़ी खबर है। अगर इजराइल का डिनायल आया है तो क्या इसका मतलब यह है कि नतांज में किसी न्यूक्लियर पॉसिबिलिटी के ऊपर अटैक किया गया है, जिसको लेकर इजराइल डिनायल मोड में है? क्योंकि अगर वहां पर एनरिच यूरेनियम के गैस कंटेनर्स पर अटैक हुआ, अगर वो नतांज में है, तो यकीन मानिए रेडिएशन में सब आने वाले हैं। इस जंग में दावे दोनों तरफ से जीत के हैं, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब चीजें संभल नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इजराइल के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का फ्लिप फ्लॉप होना। और मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? अमेरिका का अपने ही बेसिस छोड़ के भाग जाना। इजराइल में ईरानी मिसाइलों का कहर है, तो ईरान में IRGC के ठिकानों को इजराइल और अमेरिका काफी टारगेट कर रहे हैं। ईरानी हमलों से इजराइल का कोई भी शहर महफूज नहीं है। कई मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। खबर तो यह भी आ रही है कि इजराइल के अंदर जो डेबरी है इंटरसेप्शन के बाद, वो ज्यादा डैमेज कर रहा है। तेल अवीव पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के सहयोगी देशों को भी टारगेट किया जा रहा है। ऐसा ही एक हमला इराक के बगदाद में अमेरिकी राजनयिक केंद्र पर हुआ है। इराक के बगदाद में, यहां पर ज्यादा सिचुएशन इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इराक में जो ईरान समर्थित गुट है वो भी अटैक कर रहा है। इराक से ऑलरेडी नेटो फोर्सेस एग्जिट कर रही हैं। इराक पर अमेरिका वापस कंट्रोल करने के लिए पूरी ताकत झोंकने के मूड में है।
एक ईरानी मिसाइल के डायरेक्ट हिट के बाद आग लग गई है। ये देखिए बगदाद, जिसमें काफी नुकसान की खबर है। ईरान ने कुवैत में भी अमेरिकी बेस को टारगेट किया, ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। तस्वीरों में इस बेस पर लगी आग साफ होती जा रही है। वहीं इजराइल ने आज ईरान के बुशहर पर हमला किया है। बुशहर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बहुत नजदीक है, जहां ईरान का परमाणु केंद्र है। इस हमले के बाद परमाणु रेडिएशन का खतरा भी बढ़ा है, लेकिन IAEA ने फिलहाल ऐसी आशंका से इनकार कर दिया है। इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में ईरान को बड़ी चोट पहुंचाई है। दावा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया है। इन हमलों के बीच इजराइल के हालात क्या हैं? तेल अवीव से हमारे संवाददाता मनीषा की रिपोर्ट। तेल अवीव में एक बार फिर ईरान की तरफ से मिसाइल आ रहे हैं और इसलिए यहाँ पर सायरन बज रहा है। इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप सायरन की आवाज़ भी सुन सकते हैं और साथ ही देखिए कि लोग किस तरीके से अपने घरों से निकलकर सुरक्षित बंकर में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मिसाइल के हमले की वजह से हुई मौत के बाद लोग अब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और लोग अपने घरों से बंकर में शरण लेने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त TV9 के कैमरे पर हम आपको तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइलों के आने की आने को लेकर लगातार हमारा कैमरा कोशिश कर रहा है कि उन मिसाइलों को कैमरे में कैद किया जा सके। कहीं आवाज़ आ रही है, लेकिन क्योंकि बादल की वजह से कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बादल और धूप दोनों है, धड़ाम धड़ाम धूम धूम करके लगातार आवाज़ आ रही है। उससे लग रहा है कि जैसे क्लस्टर बम के टुकड़े हों जिसको रोकने की, इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही हो। देखिए, ईरान युद्ध में अमेरिका के F-35 विमान के क्रैश होने की चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को मार दिया है। ये 2 दिन में 2 बहुत बड़े इवेंट्स हुए। एक F-35 को मार गिराने का दावा, दूसरा डियागो गार्सिया तक मिसाइल पहुंचाना। ये 2 बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं। ईरान ने कहा कि F-35 फाइटर जेट ईरान के एयर स्पेस में था, तभी उसे टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया, लेकिन अमेरिका ने कहा कि जेट में आग लगी थी। इसके बाद उसे अमेरिकी एयरबेस पर लैंड कराया गया। क्या ईरान अपनी मिसाइल से एक स्टेल्थ जेट को मार सकता है जो रेडार की पकड़ में नहीं आता है? लेकिन इस घटना के बाद ईरान अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिकी सैन्य शक्ति की खिल्ली उड़ाई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका F-35 को लेकर बड़े दावे करता था कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी आंख के लिए अदृश्य है, लेकिन अब अमेरिका की पोल खुल गई है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने भी ईरान को लेकर बड़ी बातें की हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिकी अहंकार को मिट्टी में मिला दिया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और उसका पूरा रेडार सिस्टम सब तबाह कर दिया है। गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका की आसमानी बादशाहत का अंत हो गया है। इस पर ट्रंप ने कहा है कि हम दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। ऐसे में सीज़फायर का सवाल नहीं उठता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान रेडार की पकड़ में न आने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को टारगेट कर सकता है, उसको मार गिरा सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। ईरान ने जब ये वीडियो जारी करते हुए दुनिया को बताया कि उसने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 को लॉक करते हुए उस पर मिसाइल दागी, तो हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या ये सच है या सिर्फ ताकत दिखाने का खेल? क्योंकि अमेरिका के लिए F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये उसकी टेक्नोलॉजी का ताज है, उसकी सैन्य ताकत का प्रतीक है, एक ऐसा हथियार जिसे लगभग अदृश्य कहा जाता है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के रडार से बचाकर रखती है। इसकी स्पीड, इसके सेंसर, इसकी नेटवर्किंग, सब कुछ इसे आसमान का शिकारी बना देते हैं। जब भी F-35 की तरफ कोई मिसाइल दागी जाती है, तो इसमें लगे 6 इंफ्रारेड कैमरा से 360 डिग्री तक तस्वीरें मिलती हैं। फाइटर जेट में लगे हीट सेंसर्स आने वाली मिसाइल के बारे में पायलट को अलर्ट कर देते हैं। मिसाइल जेट को लॉक न कर सके, इसके लिए F-35 आसमान में ऊपर नीचे कई कलाबाजियां करता है। इसके साथ ही वो अपने पीछे से चिंगारियां छोड़ता है, जिससे मिसाइल उन चिंगारियों का पीछा करते हुए रास्ता भटक जाए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ईरान का वो सीक्रेट हथियार कौन है जिसने अमेरिका के F-35 को लॉक कर दिया?
दावा किया जा रहा है कि ये ईरान का 350A एंटी एयरक्राफ्ट वेपन या फिर SA-67 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हो सकती है। A-350A एंटी एयरक्राफ्ट वेपन के बारे में कहा जाता है कि ये कामिकाजी ड्रोन और सरफेस टू एयर मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। अब इसने F-35 को कैसे लॉक किया, ये भी समझिए। F-35 रडार की पकड़ में नहीं आता, लेकिन इंजन की गर्मी छुप नहीं सकती। आधुनिक युद्ध में दो तरह की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें होती हैं। पहली रडार गाइडेड मिसाइल और दूसरी हीट सीकिंग मिसाइल। F-35 को लंबी दूरी के रडार से बचाने के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन इस विमान को हीट सीकिंग मिसाइलों से छिपने के लिए नहीं बनाया गया। इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल से इंजन की गर्मी को ट्रैक कर सकते हैं। F-35 में इंफ्रारेड से बचने के लिए एग्जॉस्ट को ठंडा किया जाता है, लेकिन विमान को पूरी तरह से इंफ्रारेड से बचाना संभव नहीं है। इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल दूर से ही विमान को लॉक कर लेती है। इस दौरान F-35 के रडार वार्निंग रिसीवर को कोई अलर्ट नहीं मिलता। ऐसे में इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल से F-35 लॉक कर सकते हैं। जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान को बहुत अंदर तक चोट पहुंचाई है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि F-35 आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवांस फाइटर जेट्स में गिना जाता है। उसे पूरी तरह मात देना अब भी बेहद मुश्किल है। देखिए, अभी के जो हालात है, इन हालात में अमेरिका का जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है वो वेपन से ज्यादा इकोनॉमिक फ्रंट पर हो रहा है, वो परसेप्शन के फ्रंट पर हो रहा है, और वो मिडल ईस्ट के लिहाज से एक ट्रस्ट फैक्टर था उसके लिहाज से हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि एक लेटेस्ट इशू जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का छपा है उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि 1990 का जो रिसेशन अमेरिका में आया था उसके लिए लास्ट स्ट्रॉ जो था, जो कहते हैं कि ताबूत में आखिरी कील, वो था गल्फ वॉर। क्या उस हालात को इससे कंपेयर किया जा सकता है? खैर, आप समझ गए होंगे कि F-35 को रेडार से बचने के लिए बनाया गया है। इसका आकार, मटेरियल और डिजाइन इस तरह से है कि दुश्मन के रेडार से आसानी से दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसे स्टेल्थ कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूरी तरह अदृश्य है। यह मिसाइल की पकड़ में आ सकता है। आसान भाषा में इसकी वजह भी जान लीजिए। आधुनिक युद्ध में दो तरह की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें होती हैं, रेडार गाइडेड मिसाइल और हीट सीकिंग मिसाइल। F-35 अपनी टेक्नोलॉजी से रेडार गाइडेड मिसाइल से तो बच सकता है, लेकिन हीट सीकिंग मिसाइल इंजन की गर्मी या इंफ्रारेड सिग्नल को पकड़कर फॉलो करती है, और शायद ईरान ने भी इसी तरह की हीट सीकिंग मिसाइल से अटैक कर F-35 को लॉक किया होगा। पश्चिम एशिया की इस जंग की शुरुआत में एक बड़ा सवाल था कि आयतुल्लाह अली खamenei के बाद ईरान को कौन संभालेगा। अमेरिका और इजराइल उम्मीद कर रहे थे कि ईरान की जनता सड़कों पर उतर जाएगी, सिस्टम बिखर जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत उनकी उम्मीद के ठीक उलट निकली। अली खamenei के बाद मुश्तबा खamenei ने सत्ता संभाली। कुछ लोग शक जता रहे थे कि क्या वो ईरान पर अपने पिता जैसी पकड़ बना पाएंगे, लेकिन उनके बयानों से दिख रहा है कि मुश्तबा ने न सिर्फ सिस्टम को बिखरने से बचाया बल्कि और भी ज्यादा कस दिया है। नेतन्याहू से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में CNN के जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आपने अली खamenei को सत्ता से हटाया रिजीम चेंज करने के लिए, लेकिन उनकी जगह जो सुप्रीम लीडर बने हैं वो उनसे भी ज्यादा हार्डलाइनर है। नेतन्याहू का जवाब था कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि अली खamenei के हाथ में सत्ता है या किसी और के। पिछले कई दिनों से अमेरिका की पूरी मशीनरी, पूरी ताकत यह साबित करने में लगी थी कि मुश्तबा खamenei जिंदा नहीं है, और अगर है तो बहुत बुरी हालत में। लेकिन अमेरिका के दावों को हवा में उड़ाते हुए एक बार फिर मुश्तबा खamenei का बयान सामने आया है। इस बार मुश्तबा ने अमेरिका को चुनौती दी है। मुश्तबा खamenei का लिखित बयान फारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर शुक्रवार को जारी किया गया, जिसे ईरानी टेलीविजन पर पढ़ा गया। मुश्तबा ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की बधाई देते हुए ईरानी सेना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने हमारी जनता की भावनाओं को समझने में बड़ी गलती की। उन्हें लगता है था कि युद्ध से देश में अशांति फैलेगी, लेकिन देशवासियों ने पहले से कहीं ज्यादा एकजुट होकर दुश्मन को हरा दिया है। उनका बयान युद्ध के हालात में एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये बयान एक तरह का पावर सिग्नल है, जिसमें अमेरिका और इजराइल को संदेश है कि ईरान के नेतृत्व एक शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में। अमेरिका और इजराइल की रणनीति यह थी कि ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करके पावर वैक्यूम बनाया जाए, जिससे अराजकता फैले और अंदर से विद्रोह उठे,
जैसा कि लिबिया में हुआ। लेकिन मुश्तबा ने ऐसा नहीं होने दिया। उल्टा मुश्तबा के बयान में जो आत्मविश्वास है वो इस बात का संकेत है कि ईरान की सत्ता के भीतर फिलहाल कोई दरार नजर नहीं आती, और उसका श्रेय भी ज्यादातर अली खोमेनी को जाता है, जिन्होंने एक ऐसा चेन ऑफ कमांड बनाया कि एक अगर जाएगा तो उसके बाद दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा। इसको मोज़ैक स्ट्रैटेजी कहते हैं, जहां पर एक लोकल कमांडर के पास ज्यादा ताकत है। इसीलिए वहां पर कहा जा रहा है कि इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति के से ज्यादा वहां के राज्यों के गवर्नर्स के पास ताकत है। खैर, मुश्तबा के बयान की बात करते हैं। इस बयान में मुश्तबा में 3 युद्ध का जिक्र भी किया है। हमने 1 साल के अंदर 3 युद्ध का सामना किया है। पहला युद्ध पिछले साल जून में लड़ा, जब इजराइल ने अमेरिका की मदद से हम पर हमला किया और हमारे 1000 साथी को शहीद कर दिया। दूसरा युद्ध इस साल जनवरी में लड़ा, जब बाहरी ताकतों की मदद से ईरान में तख्तापलट की कोशिश हुई, मगर हमने वो भी नाकाम कर दिया। ये वो युद्ध है जिसमें मुश्तबा का एक बहुत बड़ा रोल था। कहा जा रहा है कि IRGC को यही कमान संभालते हैं उसकी। तीसरा युद्ध हम अभी लड़ रहे हैं, जिसमें दुश्मनों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया है। मुश्तबा खमेनी के इस बयान को आप बारीकी से देखें तो उन्होंने 3 युद्ध का जिक्र करके सैन्य संघर्ष, आंतरिक विरोध और मौजूदा जंग, तीनों को एक फ्रेम में रखकर दिखाने की कोशिश की है कि ईरान पर लंबे वक्त से दबाव है, लेकिन वो टूटेगा नहीं। कुल मिलाकर अभी तक मुश्तबा ने अपने पिता की विरासत को उसी नियंत्रण और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है जिसकी उम्मीद ईरान की जनता उनसे कर रही थी। खैर, फिलहाल एक वक्त बड़ी खबर आ रही है। दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है ईरान के दुश्मन। IRGC ने दुनिया भर में हमले की दी धमकी। ईरान के दुश्मनों को कहीं भी निशाना बनाने का दावा। ईरान के टारगेट पर सैन्यकर्मी, पायलट और अफसर हैं। रिजॉर्ट और टूरिस्ट लोकेशन पर भी हमले की वार्निंग है। दुनिया भर में हमले की धमकी दी है ईरान ने। अब ध्यान से देखिए, ईरान ने दुनिया भर में US इजराइल अधिकारियों पर हमले की वार्निंग दे दी है। IRGC ने कहा है कि ईरान के दुश्मनों को कहीं भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। रिजॉर्ट, टूरिस्ट और एंटरटेनमेंट स्पॉट भी ईरानी टारगेट की लिस्ट में हैं। ईरान ने कहा है कि दुश्मन के पूरी तरह थकने तक जंग जारी रहेगी। दुश्मनों को बॉर्डर के बाहर भी निशाना बनाएंगे। ईरान ने इसे अपनी ग्लोबल स्ट्राइक पॉलिसी का हिस्सा बताया। सोचिए, ईरान की एक कोशिश है कि वो अब इस वॉर को एक अलग लेवल पर लेकर जाए। यानी कि ईरान ये कह रहा है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम न सिर्फ डायरेक्ट अटैक करेंगे बल्कि गुरिल्ला वॉरफेयर का भी सहारा लेंगे, जो अभी तक ईरान के साथ मोसाद करता आया। युद्ध शुरू होने के बाद इस्माइल खानी का पहली वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका से जंग में बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। इस्माइल खानी, जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो मोसाद के एजेंट है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें मार दिया गया है। लेकिन इस्माइल खानी ने कहा अमेरिका इजराइल पर अब तक कई प्रभावी हमले हुए। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के पास मजबूत क्षमताएं हैं। खानी की मौत और गिरफ्तारी की खबरों के बीच उनका संदेश। खानी का पहला युद्ध संदेश जारी हो चुका है। ईरान के कुद्दस फोर्स कमांडर इस्माइल खानी की वार्निंग है, जल्द ही US इजराइल के खिलाफ और भी बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। US इजराइल के खिलाफ अब तक कई सफल ऑपरेशन हो चुके हैं। इस्लामी क्रांति मुज्तबा खमेनी के नेतृत्व में जारी रहेगी। मौत की अफवाहों के बीच पहली बार खानी की चेतावनी, हमने अपनी मर्जी से ईरान की रक्षा में US इजराइल से लड़ाई शुरू की। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए जरा। ईरान के US इजराइल पर हमले तेज, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस का 72वां चरण। इजराइल के शहरों पर किया गया मिसाइल हमला। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर भी अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर अमेरिका के जवाबी हमले, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर किए गए तबाह। हथियार डिपो पर भी अमेरिका का हमला। इस जंग के बीच एक सच यह भी है कि आज दुनिया भर में ईद मनाई जा रही है, लेकिन 6 दशक में पहली बार इजराइल के यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को ईद की नमाज के लिए नहीं खोला गया है। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद यह पहली बार जब अल-अक्सा मस्जिद पूरी तरह बंद है। यह मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है, लेकिन ईद के खास मौके पर यह पूरी तरह से वीरान है। अल-अक्सा मस्जिद पिछले करीब 23 दिनों से बंद है। यहाँ रमज़ान में नमाज की इजाज़त भी नहीं थी। अरब लीग के देशों ने अल-अक्सा मस्जिद खोलने की मांग की थी। उन्होंने मस्जिद को बंद करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया था, लेकिन इजराइल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मस्जिद बंद रखी गई।
28 फरवरी से अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू हुए युद्ध के बाद सुरक्षा कारणों से इजरायली अधिकारियों ने यरूशलेम में आम लोगों की एंट्री बंद कर रखी है। सिर्फ वहां रहने वाले लोग या दुकानदार ही अंदर जा सकते हैं। 6 मार्च से वेस्टर्न वॉल, अल-अक्सा मस्जिद और चर्च ऑफ द होली सिल्प जैसे कई धार्मिक स्थल बंद हैं। पूरे देश में भीड़ पर पाबंदी है। मस्जिद के अंदर 100 और बाहर 50 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति है। यरूशलेम के पुराने शहर के गेट पर शुक्रवार को ईद उल फितर की नमाज के दौरान सैकड़ों मुस्लिम नमाजियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रबर बुलेट चलाई और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। आरोप ये भी लगे हैं कि इजराइल जानबूझकर ये सब कर रहा है। हालांकि ये बंदी और सन्नाटा सिर्फ अल-अक्सा मस्जिद में नहीं बल्कि ईरान में भी ईद ऐसे ही सन्नाटे में बीत गई। ईरान में शुक्रवार को ईद मनाई गई। इस मौके पर बाजार बंद रहे। कतर, यूएई और कुवैत जैसे खाड़ी देशों में आज ईद मनाई जा रही है। जंग की वजह से इन देशों में खुले मैदानों में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। और अब इस युद्ध वाली सीरीज में धोखे वाला एपिसोड, जिसमें मुख्य भूमिका में है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर। वो मुनीर जो अपने पड़ोसियों को धोखा देने और दहशत फैलाने में काफ़ी अच्छे एक्टर साबित होते आ रहे हैं। ताज़ा मामला ईरान का है। वैसे तो पाकिस्तान ईरान के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वो ईरान के साथ कैसे विश्वासघात कर रहा है, इसके सबूत पाकिस्तान के शिया मौलाना ही दे रहे हैं। वो भी तब जब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई ने पाकिस्तान को अपने पिता का सबसे पसंदीदा मुल्क कहा। दरअसल पाकिस्तान के शिया मौलानाओं ने दावा किया है कि असीम मुनीर ने उनके साथ गद्दारों वाला व्यवहार किया है और उन्हें ईरान चले जाने के लिए कहा है। दरअसल मामला 19 मार्च का है, जब पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर और कई बड़े शिया मौलाना शामिल हुए थे। पाकिस्तानी शिया मौलाना शिफा निज़वी ने दावा किया है कि जब शिया मौलानाओं ने असीम मुनीर से ईरान पर चिंता जताई तो मुनीर नाराज हो गए और शिया मौलानाओं को बुरी तरह से फटकारा, अपमान किया और ईरान चले जाने के लिए कहा। असीम मुनीर ने इस इफ्तार कार्यक्रम में कहा कि अगर ईरान से बहुत प्यार है तो वहां चले जाओ। हम किसी को भी किसी दूसरे देश के प्रति अपनी वफादारी की वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं देते। पाकिस्तानी मौलाना शिफा नज़वी ने यह भी दावा किया है कि मुनीर 1 घंटे तक बोलते रहे। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और अपनी बात कहने के बाद वहां से चले गए। एक बार सुनिए शिफा नज़वी ने मुनीर पर और क्या क्या कहा है। इस घटना के बाद पाकिस्तान का शिया समुदाय खुद को बुरी तरह अपमानित महसूस कर रहा है। शिया समुदाय का गुस्सा भड़क गया है और वो असीम मुनीर का विरोध कर रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल शिया मौलानाओं का कहना है कि इस बेइज्जती के बाद भी वो दोबारा असीम मुनीर से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि शिया मौलानाओं का कहना है कि असीम मुनीर भले ही उन्हें गद्दार कहें, लेकिन पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना शिया ही थे और उनका दिल इस्लाम और पाकिस्तान के लिए धड़कता है, न किसी बाहरी देश के लिए। यानी शिया मौलानाओं ने भी साफ कर दिया कि भले ही उन्हें कितना भी अपमानित किया जाए, उन्हें गद्दार कहा जाए, वो पाकिस्तान के वफादार बने रहेंगे। क्या कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में ईरान के बाद सबसे बड़ी शिया आबादी है। माना जाता है कि वहां 15% के करीब शिया हैं, जो आबादी के हिसाब से करीब 4.5 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। ईरान शियाओं का सबसे बड़ा मुल्क है, इसीलिए वहां के शिया ईरान से हमदर्दी रखते हैं, लेकिन मुनीर को यह बात पसंद नहीं है। वैसे पाकिस्तान धोखेबाज देश ही नहीं बल्कि ढींगबाज देश भी है। वो पर्दे के पीछे तो ईरान का विरोध करता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से ईरान के समर्थन की कस्में खाता है। दरअसल ईरान जंग में ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने एयरबेस दिए। वैसे अमेरिका का साथ देना पाकिस्तान की एक मजबूरी भी है, आखिर देश जो चलाना है। मामला यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अमेरिका से मिले कर्ज और एहसान वाले डॉलर के भरोसे चल रही है। अमेरिका तय अंतराल पर पाकिस्तान को चंद डॉलर्स देता रहता है, जिससे देश चलता रहता है और यह कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका को अपने एयरबेस देता है। पाकिस्तान करे भी तो क्या, नाकाम मुल्क होने के कारण कुछ समझौते तो करने पड़ते हैं। पाकिस्तान भी वही कर रहा है।